नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाया हूं आप सबके लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिन्स्की मोमेंट। क्या आपने इसके बारे में सुना है? अगर आप बिजनेस न्यूज़ या अखबार फॉलो कर रहे हो तो आपको अक्सर ये कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये आजकल के टाइम में इतना क्यों उठ के आ रहा है? ये हमें स्टॉक मार्केट की न्यूज़ में दिखाई पड़ता है या इकोनॉमी की न्यूज़ में दिखाई पड़ता है। तो ये सब समझने के लिए हमें पहले मिन्स्की मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों यूज हो रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले कि मिन्स्की मूवमेंट होता क्या है, किसने ये टर्म निकाला है, क्या ये चीज हमें हिस्ट्री में देखने मिली थी पहले। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये मिन्स्की टर्म कहाँ से निकला है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ये टर्म पहले 1998 में पॉल मैकली ने इन्वेंट किया था। इन्होंने ये टर्म एशियन डेट क्राइसिस जो 1997 में हुआ था उसके रेफरेंस में ये इन्होंने यूज किया था। बट इस टर्म को हाइमन मिन्स्की ने अपने एक मशहूर रिसर्च पेपर में उत्पन्न किया था। इनका ऐसा मानना था कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, बिकॉज जब देश आगे बढ़ता है या उस कंट्री की ग्रोथ होती है तो इट एनकरेजेस बोरोस टू बोरो मोर एंड लेंडर टू लेंड मोर। So this behavior essentially turns out to be reckless borrowing and reckless lending. And ये optimism यानी positivity forced positivity होती है जो कि आगे जाके एक बबल ही बन जाती है एंड इवेंचुअली ये बबल फुट जाता है। तो ये एक मार्केट फेलियर माना जाता है। एंड फाइनली यू माइट नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का इंटरवेंशन लगता है इस क्राइसिस को संभालने के लिए या इस बबल के बर्स्ट को संभालने के लिए। समझे? अब इकोनॉमी स्टेबिलिटी से इनस्टेबिलिटी पे कैसे जाती है? बिकॉज दिस इज द नेक्सस ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ द मिन्स्की मोमेंट। सो एज यू नो दैट व्हेन बैंक्स लेंड, हम कोलैटरल उसके पास रखते हैं। मतलब जब बैंक्स हमें लोन देती है तो हम बैंकों को लोन पे बैक करने की श्योरिटी देते हैं, गोल्ड के फॉर्म में या हाउस के फॉर्म में। हम इन चीजों को गिरवी रखते हैं, है ना? एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ये आपके एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं, यानी दे कुड जस्ट सेल योर एसेट्स एंड योर लोन वुड बी रीपेड। वो अपना पैसा उन एसेट्स के सेलिंग से कमा लेंगे। अब बैंक्स लोन देने से पहले कैसे क्रेडिट असेसमेंट करती है वो भी बहुत मायने रखता है। कुछ बैंक्स होती है जो रिलैक्स्ड एंड लूज असेसमेंट करती है बोरोर्स के, यानी इतना डिटेल में बोरोर की क्रेडिट हिस्ट्री में जाती नहीं है। वेल दिस मे साउंड अनयूजुअल बट दीज थिंग्स डू हैपन। एंड कुछ बैंक्स होती है जो प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट करके ही सामने वाले बोरोअर को लोन देती है। अब अगर से फॉर एग्जांपल आपने एक हाउस लोन लिया है एंड बैंकों ने आपकी प्रॉपर असेसमेंट क्रेडिट असेसमेंट की है एंड फिर जाके आपको वो लोन मिला है, यानी आपकी स्टेबल इनकम है, आपका पहले क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा रह चुका है, यानी आपने टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई पे की है एंड यू आर इन अ पॉजिटिव पोजीशन टू रीपे द लोन, दैट्स व्हाई यू हैव गॉट द लोन फ्रॉम द बैंक। एंड ऐसा समझो कि आप अब इस लोन को अच्छे से रीपे कर रहे हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के आपकी ईएमआई टाइम टू टाइम जा रही है एंड इसके पैरेलल में ही आपकी घर की कीमत भी बढ़ रही है मार्केट में। मतलब अगर समझो कि आपने 1 करोड़ का घर लिया, 20% डाउन पेमेंट की, यानी 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट की, एंड बाकी का जो 80 लाख था वो आपने लोन उठाया। एंड समझो कि ये 1 करोड़ का घर अब अप्रिशिएट हो रहा है एंड इवेंचुअली ये 6 महीने बाद से 10% से अप्रिशिएट हो गया, यानी इसकी प्राइस 10% से बढ़ गई। पहले ये 1 करोड़ का था, अब ये 1 करोड़ 10 लाख का हो गया। एंड नाउ यू डिसाइड टू सेल दी हाउस। तो आपने ये घर बेचा एंड 1 करोड़ का लोन चुका दिया और ऊपर का थोड़ा जो इंटरेस्ट बचा हुआ था वो आपने इसी 1 करोड़ 10 लाख से चुका दिया। यानी ऊपर का जो 10 लाख में से फॉर एग्जाम्पल 2-3 लाख लोन चला गया तो आपके पास मोटा मोटा 7-8 लाख बचा है। सो दिस इज योर प्रॉफिट मार्जिन, राइट? रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से। अब जिसको आपने घर बेचा है उसने भी मोस्ट प्रॉब्ली लोन ही लिया होगा एंड उसने भी 20% डाउन पेमेंट की होगी 1 करोड़ 10 लाख पे। उसने फिर उसके बाद बाकी के जो ई थे वो टाइम टू टाइम भरता गया एंड इवेंचुअली आफ्टर 6 मंथ्स वो घर की प्राइस अप्रिशिएट हो गई। अब वो घर की कीमत मानो 2 करोड़ हो गई। तो ये जो नया बंदा है इसने भी सोचा कि मैं बेच देता हूं, मुझे सीधा सीधा 90 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये 2 करोड़ में से वो लोन तो चुकाएगा ही, यानी 1 करोड़ 10 लाख का लोन चुकाएगा और जो बाकी का 90 लाख होगा उसमें से वो थोड़ा इंटरेस्ट दे देगा वो लोन पे जो बनता है। सो से उसने मोटा मोटा 70-80 लाख का मुनाफा कमा लिया। अब जो नया बंदा है जो इस घर को वो बंदे ने खरीदा है
तो उसकी भी यही उम्मीद है कि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ, मुझे लोन मिल जाएगा, एंड इवेंचुअली 6 months डाउन द लाइन आई एम गोना सेल दिस हाउस एंड अर्न माई प्रॉफिट। अब इसमें बैंक्स भी खुश, क्योंकि उनको अपना इंटरेस्ट मिल जा रहा है टाइम टू टाइम, उनको अपना ईएमआई मिल जा रहा है टाइम टू टाइम। होम ओनर्स भी खुश, क्योंकि उन्हें एसेट एप्रिसिएशन से मुनाफा मिल रहा है। एंड सामने वाला होम बायर भी खुश, क्योंकि उसे पता है कि आगे जाके ये हाउस की प्राइस बढ़ने ही वाली है या ये एसेट की प्राइस बढ़ने ही वाली है। तो मोटा मोटा ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि हाउसेस की प्राइस बढ़ने वाली है। अब सबको अगर पता ही है कि हाउस की प्राइस बढ़ने वाली है, तो 20% डाउन पेमेंट क्यों करना? बैंक और थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी अपने डाउन पेमेंट क्लॉजेस में, 10% कर देगी, 5% कर देगी, या इवन 1% डाउन पेमेंट करने बोल देगी। अल्टीमेटली तो सब आगे जाके खुश होने ही वाले हैं। तो आप देख रहे हो कि ये 20% डाउन पेमेंट से सीधा 10% आता है, फिर 5% आता है, फिर 1% आता है। तो ये चीज को लेवरेजिंग कहते हैं। यानी इस 20% के केस में बोरोअर को 80% लेवरेज मिला, इस 10% के केस में 90% लेवरेज मिला, 1% के केस में 99% लेवरेज मिल रहा है। मतलब 99% लेवरेज अमाउंट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेज। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट आप इतना याद रखो कि ज्यादा लेवरेज मतलब ज्यादा रिस्क। अब जब इकोनॉमीज में ज्यादा लेंडिंग होती है, तो इन्वेस्टर्स के प्रति, होम ओनर्स के प्रति एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप होती है। उन्हें लगता है कि इजी क्रेडिट मिल रहा है, तो एसेट प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो इन एसेट्स के प्राइसेस बढ़ने से लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि पास्ट में भी बढ़े ही है प्राइस, तो ये लोग पास्ट का रेफरेंस पॉइंट उठाते हैं और इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। सो ये सेंटिमेंट्स जो है, इसे इररेशनल एक्सुबरेंस कहा जाता है। यानी देयर इज अ फीलिंग दैट द क्राउड कांट बी रॉन्ग, यानी अगर सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। बात समझे? एंड इफ एवरीवन एक्सपेक्ट्स एसेट प्राइस टू कीप राइजिंग, देन और लोगों का ऐसे चीज पे बिलीव करवाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सब कर रहे हैं, सब बिलीव कर रहे हैं। एंड इसके चलते सेफ बोरोइंग एंड सेफ लेंडिंग इकोनॉमी में बंद हो जाती है। हमने पिछले स्लाइड में वो लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट देखा, याद है कि बैंक थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। तो इस चीज को स्पेक्युलेटिव बोरोइंग या स्पेक्युलेटिव लेंडिंग कहते हैं। मतलब बैंक्स अब कोलैटरल नहीं मांगेंगे लोन देते समय, बिकॉज दे अज्यूम दैट एनीवे द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। व्हाई टू वेस्ट टाइम इन गेटिंग द पेपर वर्क डन फॉर कोलैटरल एंड एसेट्स? बात समझे? तो ये जब घर की कीमतों में हम उछाल देखते हैं, ये आर्टिफिशियल उछाल है ना? एक्चुअली तो प्राइस उठ नहीं रही है घर की। घर की कीमतें कब उठती है बताओ? जब पास में कोई बड़ा शॉपिंग मॉल खुलता है, या घर के पास में ही कोई एक मेट्रो खुल जाती है, ताकि बाकी की सिटीज अच्छे से कनेक्ट हो जाए, या घर के पास में ही बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पकड़ लो, तो घर की प्राइसेस तो बढ़ेगी। ये जेन्युइन प्राइस अप्रिसिएशन है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है जीडीपी में, जैसे जैसे वो एरिया डेवलप होता है, तो ये जेन्युइन प्राइस अप्रिसिएशन है। बट जहां बैंक्स, इन्वेस्टर्स, होम ओनर्स वगैरह ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी, एंड सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें प्राइस की उछाल में बिलीव रखते हैं, तो वो लोग घर महंगे में ही बेचेंगे, क्योंकि उनको अपने पैसे निकालने हैं। समझे? सो दिस इज पॉन्जी इन नेचर, right? Because the funds of the new homeowners are used to pay the profits for banks' interest payments and the profit margin for the homeowners' investments. जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता है बंदा, ये प्रॉफिट्स नेचुरल एप्रिसिएशन से तो हो नहीं रहे। एंड इसमें फिर रेगुलेटर्स एंड क्रेडिट एजेंसीज भी गुमराही हो जाते हैं, बिकॉज इफ एवरीवन इज हैप्पी, देन व्हाई शुड आई स्टॉप स्पेक्युलेटिव बोरोइंग और एनी सॉर्ट ऑफ बोरोइंग फॉर दैट मैटर? पर अब एक चीज ध्यान रखना, ये एसिड बबल या स्पेक्युलेटिव लेंडिंग कभी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करती, क्योंकि ये एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन पे निर्भर करता है कि एसिड प्राइसेस तो बढ़ने ही वाली है आगे जाके, कुछ भी हो जाए। पर जब एसिड की प्राइस कम होती है, तब खेल बिगड़ता है। हम ये एक इन्फोग्राफिक से समझेंगे, आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए अच्छे से सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में बढ़ा दिए, मतलब अब लोन ज्यादा चुकाना पड़ेगा, लोन अमाउंट ज्यादा हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, तो डिफॉल्ट रेट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि अब पहले से ज्यादा पैसा चुकाना है, तो कोई ना कोई तो डिफॉल्ट करेगा इकोनॉमी में, बिकॉज लूज लेंडिंग प्रैक्टिसेस। तो जब डिफॉल्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो एसेट प्राइसेस कम होती है, एंड जब एसेट की प्राइसेस कम होती है, तो लेंडिंग एंड रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज कम होती है। यानी अब कोई बैंक उस एसेट पे लोन क्यों देगा, जब पता ही है कि उस एसेट की प्राइस गिर चुकी है या आगे आने वाले टाइम में गिरेगी,
तो वाई शुड एनी बैंक लेंड लोन या रीफिनेंस इट फॉर दैट मैटर। एंड इसके चलते फिर और डिफॉल्ट्स होते हैं, और प्राइसेस कम हो जाती है, और लेंडिंग एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और डिफॉल्ट। तो आप समझे कि ये एक डेट स्पाइरल बन जाता है एंड अल्टीमेटली ये बबल बर्स्ट हो जाता है। तो इसी को मिन्स्की मोमेंट कहते हैं कि ये अपने अच्छे स्टेबल लेवल पर था, यानी मार्केट अपने पीक की ओर जा रहा था एंड वो स्टेडी या स्टेबल ग्रोथ कब स्पेक्युलेटिव बोरोइंग में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, एंड इवेंचुअली वो स्पेक्युलेटिव बोरोइंग पॉन्जी बोरोइंग में तब्दील हो जाती है। तो उसके बाद तो फिर खेल बेकार ही हो जाता है, खेल बिगड़ ही जाता है। अब आप ये ग्राफ को देखिए, हमने तो खैर एसेट या होम लोन के एग्जाम्पल पे बात की थी, हम अभी इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये यहाँ वाई एक्सेस पे रियल जीडीपी एंड एक्स एक्सेस पे टाइम। यहां से नॉर्मल बोरोइंग चालू होती है इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी एक स्टेडी ग्रोथ दिखाता है। ये एरिया जो आप देख रहे हो ये स्टेडी ग्रोथ का है। देन जब इकोनॉमिक बूम आता है तो नॉर्मल बोरोइंग स्पेकुलेटिव बोरोइंग में तब्दील हो जाती है, एंड ये देखते ही देखते फिर पॉन्जी बोरोइंग में तब्दील हो जाती है, बिकॉज बूम चल रहा है। और जैसे ही इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, यानी कुछ भी इधर से उधर हो जाता है, तो जिन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर लेवरेज्ड लोन लिया है वो डिफॉल्ट करने लगते हैं, क्रेडिट क्रंच आता है। तो ये देख रहे हो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ज्यादा क्रेडिट लेना भी अच्छा नहीं होता। एंड ये टिपिंग पॉइंट जब नीचे जाता है इसी को मिन्स्की मोमेंट कहते हैं, समझे? अगर आपको नहीं समझा तो कोई बात नहीं, आप बस ये पिक्चर याद रख लो। इसमें ये बंदा जो है ये क्रेडिट के सहारे ये इतना बड़ा पत्थर ले जा रहा है ऊपर, विद द होप दैट द प्राइसेस विल इंक्रीज, राइट? से ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, ये माउंटेन, ये प्राइस दर्शा रहा है। एंड बेशक प्राइसेस बढ़ते भी है, ऐसा नहीं कि प्राइस नहीं बढ़ते, एसेट के प्राइसेस बढ़ते, पर जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये क्रेडिट भी हम वो प्राइसेस के साथ ऊपर लेके जा रहे हैं। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि ये क्रेडिट और थोड़ा सा ले और फिर इसको पुश करे, एंड देन इवेंचुअली ये हैवी लगने लगता है ये क्रेडिट, बिकॉज प्राइसेस बढ़ रही है, कभी ना कभी तो स्लांट होगा ही है, तो ऑटोमेटिकली कोई भी बड़ा पत्थर हैवी लगेगा, एंड एक टाइम ये हमारी स्ट्रेंथ के बाहर हो जाता है एंड वी लूज दिस ह्यूज बोल्डर। इसे इंग्लिश में बोल्डर कहते हैं बाय द वे। सो दिस बोल्डर ऑफ क्रेडिट स्लाइड्स डाउन एंड इसी को डिफॉल्ट कहते हैं। अब आप ही समझो कि इतना बड़ा पत्थर जब माउंटेन से गिरेगा तो आप ये पत्थर रोकना चाहोगे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्टॉप दिस ह्यूज क्रेडिट बोल्डर, यानी आप इतना क्रेडिट चुका नहीं पाओगे अकेले। तो ऐसे केस में ये बोल्डर को, ये पत्थर को गवर्नमेंट ही रोक सकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है ऐसे केस में। आई होप आपको समझा होगा अभी एटलीस्ट विद दिस सिंपल पिक्चर। अब 2007-2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। घर की कीमतें बढ़ी बढ़ी एंड देन इवेंचुअली ओवर सप्लाई के कारण गिर गई, बिकॉज 2007 तक घर की प्राइस बढ़ी रही थी एंड ये 2008 में जो धड़ाम से प्राइसेस गिरी, इसी को मिन्स्की मोमेंट कहते हैं। तो ये हमने हिस्ट्री में भी विटनेस किया हुआ है, राइट? वेल, तो ये था मिन्स्की मोमेंट। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप ये कॉन्सेप्ट आज के गोल्ड प्राइसेस में या शेयर मार्केट में या कोई भी इकोनॉमी के डेट टू जीडीपी के नंबर्स को कनेक्ट कर सकते हो? आर यू एबल टू सी एनी साइंस ऑफ मिन्स्की मोमेंट्स इन एनी ऑफ दीज? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप बेशक ये सवाल का आंसर दे सकते हो। यू कैन वेरी वेल कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट टू द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या ये ऐसा एक ट्रेंड दिख रहा है मिन्स्की मोमेंट का? ट्राई टू कनेक्ट इट। या आप कोई और एसेट ट्रैक कर रहे हो जिसमें वो ट्रेंड बता रहे हो कि ये शायद से मिन्स्की मूवमेंट की ओर जा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।